अरेंज मैरिज, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, भागकर शादी कर लेना या कहीं से बहू ले आना, इन सभी मैरिजेज के बारे में आप लोगों ने अभी सुना होगा। लेकिन ये अभी का नहीं, बहुत पुराने प्राचीन टाइम से ही ऐसी बहुत सारी शादियां, बहुत सारे विवाह चले हुए आ रहे हैं। और इतिहास के गढ़े मुर्दों वाली सीरीज में आज हम उन्हीं विवाह के संस्कारों को देखने वाले हैं। संस्कार हमने इनफैक्ट कर लिए थे। हमने उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार जो हमें देखने मिलते हैं, उन संस्कारों को हमने देखा था, समझा था कि जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं में कौन-कौन से संस्कार होते हैं। उनमें से ही एक संस्कार था, 14-15 नंबर का संस्कार था कौन-सा? विवाह संस्कार। अब ये विवाह संस्कार प्राचीन काल में, उत्तर वैदिक काल में जैसे-जैसे हमारा समाज ढलता है, बदलता है, वहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन देखने को मिलता है। और ये वैदिक कालीन विवाहों का प्रचलन हमें एक स्मृति में देखने को मिलता है, इसका वर्णन, और उस स्मृति का नाम है मनुस्मृति। कमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेना। देखो, मनुस्मृति एक विवादास्पद कृति है जो कि मनु के द्वारा लिखी गई। अब इसके बारे में इसको कुछ लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सही बोलते हैं। हालाँकि इसकी मूल प्रतियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। अभी इसकी कॉपीज़ देखने को मिलती हैं। अब उन कॉपीज़ में किस तरीके से अनुवाद किए गए हैं, किस तरीके से वर्णन किया गया है, वो अलग विचार है। फिलहाल इस क्लास को मैं क्लास के तरीके से हिस्ट्री के सापेक्ष में ले रहा हूँ, जिससे कि हम हिस्ट्री के डीप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। मान लिया किसी एग्ज़ाम में, अच्छे एग्ज़ाम में आपको आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विवाह प्रशंसनीय था या कौन-सा निंदनीय था। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा प्रशंसनीय था, कौन-सा निंदनीय था, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह का विवाह होता था, ठीक है? तो एक जनसामान्य भी इसे समझ सकता है, 16 संस्कारों को समझ सकता है। हम एक जनसामान्य ये भी समझ सकता है, जो हमने एक सेशन लिया था कि क्या हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता भारत के आस-पास मौजूद थी? या फिर एक सेशन हमने किया था कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी क्या लोग भारत में रहते थे? ये सेशन हमने किया। हमने 16 संस्कारों को देखा, वैदिक कालीन 16 संस्कार। और आज हम देखने वाले हैं ये 8 प्रकार के विवाह को। तो देखिए, ये मनुस्मृति एक स्मृति है। स्मृतियाँ क्या हैं? स्मृति एक ग्रंथ है, एक तरीके से कृतियाँ हैं। 6 मुख्य स्मृतियाँ मिलती हैं, सभी को पता होगा। हालाँकि वो वैदिक काल में, मैंने हिस्ट्री की क्लास में आप जाएँगे, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिएगा 2 प्लेलिस्ट होंगी। हिस्ट्री फॉर वन डे एग्ज़ाम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और हिस्ट्री डीप कॉन्सेप्ट। तो हिस्ट्री के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और डीप कॉन्सेप्ट में, दोनों में ही मैंने बताया कि 6 प्रकार की स्मृतियाँ होती थी। वैदिक काल की क्लास में समझाया था। 6 मुख्य स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या हैं? वहाँ के समाज को एक व्यवस्थित तरीके से बाँधने के लिए अलग-अलग स्मृतियों का रचना हुई। अब उनमें से ही एक स्मृति है जो सबसे पहली स्मृति है, मनुस्मृति। बाकी स्मृतियाँ क्या हैं? जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पाराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। तो ऐसे करके अलग-अलग स्मृतियाँ हैं। मनु ने पहली बार हमारे समाज को, क्योंकि वो ऋग्वेदिक काल में समाज बड़ा अच्छे तरीके से अच्छे संस्कारों के साथ चल रहा था। उत्तर वैदिक काल आते-आते हमारे समाज में विकृतियाँ चालू हो गईं। बहुत सारे कुछ ऐसे आपस में एक कहें तो जैसे वर्ण व्यवस्था होगी, तो वर्ण व्यवस्था के होने के बाद उसको जातियों में बाँटा जाएगा आगे चल के, तो वहाँ पर बहुत सारी विकृतियाँ पैदा हो जाएँगी। अब समाज के आपस की बॉन्डिंग के लिए एक नियम बनाने ज़रूरी थे, जिसे आज की डेट में हम किसको जानते हैं, किस नाम से? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के नाम से। तो क्योंकि अभी हम संविधान के द्वारा अपने देश को चलाते हैं, उस समय पर कोई संविधान नहीं था, तो हमारे समाज के जो नियम होते थे, किस तरह से लोग चल रहे हैं, किस तरह से लोग मान रहे हैं, उनको स्मृतियाँ बोला गया है। उस स्मृति में हमें ये 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। तो 4 प्रशंसनीय विवाह, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, ठीक है? इनका मतलब क्या है? और 4 निंदनीय विवाह अभी देखेंगे, असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस। सबसे पहली बात तो सभी को ये पता होना चाहिए कि 4 प्रशंसनीय विवाह कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आप समझो। अब जब अभी तो प्रचलन हो गया हालाँकि लव मैरिज का, लेकिन फिर भी हमारे समाज के अधिकांश हिस्से में लव मैरिज को भी उतने अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है, ठीक है? और भगाकर शादी कर लेने को, 2 लोग भाग गए, जोड़ा भाग गया और शादी कर ली कहीं पे जाके, तो उसको तो समाज के नज़रिए से मतलब अच्छा माना ही नहीं जाएगा। तो उनको क्या बोलेंगे हम? निंदनीय विवाह बोलेंगे। प्रशंसनीय विवाह क्या होंगे? प्रशंसनीय विवाह होगा जो अरेंज मैरिज है। घर के लोगों की सहमति के द्वारा 2 परिवार के जुड़ने से जो संबंध बनते हैं, उनको हम विवाह बोल रहे हैं। विवाह का अर्थ हो रहा है यहाँ पर मिलन, ठीक? तो ये जो मिलन हो रहा है इसके द्वारा 2 परिवारों के आपसी सहमति के द्वारा, ठीक है? उनकी खुशियों के लिए। तो वर और वधू को मिलाना।
तो वो प्रशंसनीय विवाह होगा। अब इसमें जो पहला विवाह है कौन सा, प्रशंसनीय विवाह है कौन सा, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है जब एक तरीके से अरेंज मैरिज, ठीक, अरेंज मैरिज किस तरीके से, जब हम समान वर्ण में, क्योंकि वहां पर वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे करके लागू हो रही है वैदिक काल में, तो समान वर्ण में जब विवाह कर रहे हैं परिवार के सहमति से और समाज के द्वारा उसको स्वीकृति दी जा रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, उसको बोल रहे हैं ब्रह्म विवाह, ठीक। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वर और वधु के वयस्क होने, मतलब लड़का और लड़की के वयस्क होने पर उनके परिवारों के द्वारा जो दान दक्षिणा देकर या कुछ भी विवाह किया जा रहा है वो क्या है, ब्रह्म विवाह। देव विवाह क्या है, देव विवाह में थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है। अब यहाँ पर जो वधु पक्ष है, मतलब जो कन्या का पिता है, वो ये सोचेगा कि मुझे अच्छे से, हमेशा से यही चलता हुआ है और अभी भी यही चल रहा है, कन्या का पिता या उसका परिवार हमेशा ये सोचता है कि अच्छे से अच्छा वर मिल जाए। अच्छे से अच्छा वर उस जमाने में कौन सा होगा, मतलब अब से लगभग 2-3 हजार साल पहले उस जमाने में अच्छा वर कौन सा होगा, तो जो यज्ञ करने वाला पुरोहित है वो ज्ञान है, वो विद्वान है, ज्ञानी है, यज्ञ कर रहा है, तो उसी के साथ यदि कन्या का पिता विवाह कर देता है तो उसको बोलते थे देव विवाह। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा सा समझना इसे। तो ब्रह्म विवाह हो रहा है और उसके बाद देव विवाह हो रहा है। दोनों कैसे विवाह हैं, दोनों हमारे प्रशंसनीय विवाह हैं, अच्छे समाज में अच्छे नजरे से देखे जाने वाले विवाह हैं, ठीक है। तीसरा विवाह हो रहा है, जो यज्ञ करने वाला है यदि वो दो बैल के बदले विवाह कर रहा है, ठीक। ऐसा मान लें कि आप लोगों ने एक विवाह सुना होगा कि अरेंज मैरिज तो हो रही है, लेकिन हो कैसे रही है कि लड़के वालों ने इस लड़की की मांग की है, डिमांड की है कि भाई ये लड़की हमारे परिवार में आ जाए तो हमारा परिवार बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लड़की बहुत संस्कारी है, अच्छी है, तो इसलिए हमारे परिवार में आ जाए। तो लड़के वाले खुद लड़की वालों से आग्रह कर लेते हैं कि इसका विवाह हमारे परिवार में कर दीजिए। अब ऐसा दो पैटर्न में चलेगा। तो यदि जो यज्ञ करने वाला पुरोहित है वही क्या करे, वो दो बैल या दो गाय, क्योंकि उस समय पर वैदिक काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा या समझा होगा, वैदिक काल में जो गाय होता था वो सबसे बड़ा धन माना गया। ध्यान रखना इस चीज को, गाय के नाम पर, गो के नाम पर सभी बहुत सारी चीजों के नाम मिलते हैं, गोदुही, गोधुली, गोवारिका, मतलब बहुत सारे नाम मिलते हैं, गोधन। तो ये सब क्या है, क्योंकि गाय उस समय पर क्या था, सबसे बड़ा धन था। तो यदि उस धन के बदले, मतलब दो गाय के साथ में और कन्या का विवाह कर दिया जाता है, दो दो गाय के बदले विवाह कर दिया जा रहा है, तो उसको बोल रहे हैं आर्ष विवाह। और प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह भी वही है। मैंने बताया कि वर पक्ष स्वयं या वर स्वयं कन्या के पिता से डिमांड कर रहा है कि इस कन्या को हमारे घर पे दे दीजिए, मतलब हमें दे दीजिए और इसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें संस्कार दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा दिख रहा है। अ, ये प्रशंसा में आता है कि लड़की के संस्कारों को महत्व देते हुए जब विवाह किया जा रहा है, डिमांड करके, मांग करके, तो उसको बोल रहे हैं प्रजापत्य विवाह। चारों विवाह कैसे हुए, प्रशंसनीय विवाह, अच्छे विवाह, ठीक है। अब चार विवाह हम देख रहे हैं जो कैसे हैं, निंदनीय विवाह। अब निंदनीय विवाह किसको बोल सकते हैं हम, तो जहां पर निंदा की जा रही है, जे हेट, घृणा की दृष्टि से देखा है, मतलब अच्छा नहीं माना जा रहा समाज के नजरिए में, वो कैसा हो सकता है, कोर्ट मैरिज हो जाए, भगा कर ले जाए, ठीक है, लव मैरिज हो जाए, या फिर क्या हो जाए, या फिर जबरदस्ती जो बलात्कार होता है, अगर बिल्कुल निम्न कैटेगरी में जाए तो मिलन को ही विवाह एक तरीके से माना गया है। और बलात्कार वाली कैटेगरी ये आ जाती है राक्षस विवाह। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें असुर विवाह, तो इसका मतलब था कि अगर धन के बदले, मतलब एक तरीके से अभी मैंने बोला था कि हम कहीं कन्या भाग कर चलेगी, या फिर दूसरा क्या होता है, हम पैसे देकर और खरीद कर लिया है। तो जो खरीद कर लाने वाला विवाह है, कहीं से वधु को हम खरीद कर, बहू को हम खरीद कर ले आए हैं, और कन्या के पिता ने क्या किया, उसको पैसे के बदले बेच दिया है, मतलब धन के बदले बेच दिया। यहाँ पर बेचना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर उसको मतलब एक सम्मान के रूप में गाय भेंट की जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि बेच दिया गया है तो वो असुर वाली कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि पिता ने जब कन्या को बेच दिया, एक तरीके से पैसे ले लिए हैं और उसको दे दिया, जाओ मेरा इससे नाता खत्म है, तब वो कहलाता है असुर विवाह। गंधर्व विवाह किसको बोलते हैं, एक तरीके से जो लव मैरिज वाला पैटर्न है उसको क्या बोलेंगे, गंधर्व विवाह, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, गंधर्व विवाह, लव मैरिज मतलब अ, सभी को पता है प्रेम के वशीभूत होकर या इसमें कामुकता के वशीभूत होकर भी यदि कोई विवाह कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जा रहा है, उसको गंधर्व विवाह बोला जा रहा है। प्रेम के अंतर्गत रखते हुए कामुकता, शारीरिक कामुकता के अंतर्गत, या फिर
पुत्र प्राप्ति के लिए यदि कोई विवाह किया जा रहा है तो उसको गंधर्व विवाह बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये विवाह अच्छे नहीं माने जाते। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया दुष्यंत शकुंतला का विवाह हुआ, और भी बहुत सारे विवाह आपने इतिहास की कहानियों में देखे होंगे, तो वो इस प्रकार के विवाह हैं। ठीक है, यहाँ पर राजा दशरथ का केकई से जो विवाह हुआ, तो वो धन के बदले उनको लेकर आए थे, तो वो विवाह असुर विवाह माना जाता है एक तरीके से। तो ये विवाह हो गए। पैशाच विवाह क्या है? पैशाच विवाह में जब कन्या को क्या किया जाए, उसको जबरदस्ती मतलब शादी कर ली जाए, किडनैप करके शादी कर ली जाए। ठीक है, या फिर कैसे शादी कर ली जाए, उसको पराजित, कोई एक हमारा राज्य है, पराजित राज्य है, उसको हरा दिया गया है, और उसकी कन्याओं के साथ या वधुओं के साथ या किसी के साथ भी विवाह कर लिया जाए, मतलब एक तरीके से तो उसको जबरदस्ती जो शादी करना है वो क्या है? पैशाच विवाह। और इसमें और निम्न कैटेगरी आ जाती है, राक्षस विवाह। अगर धोखा देकर शादी की जा रही है, जबरदस्ती शादी की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है और उसके बाद शादी की जा रही है, तो वो सब क्या है? राक्षस विवाह। ठीक है, धोखा देकर इन सेंस दिखाया कुछ और जा रहा है और उसको शादी करके दिखाया बताया कुछ और जा रहा है। तो एक तरीके से जैसे अभी के दौर में आप एक नाम बहुत ज्यादा सुनते होंगे, लव जिहाद, और दूसरा नाम सुनते होंगे बलात्कार। तो वो सब जो कैटेगरी है, धोखा देना, शादी करना या फिर बलात्कार के द्वारा शादी करना, तो वो राक्षस विवाह में आता है। तो ये चार प्रकार के विवाह हमारे प्रशंसनीय विवाह हैं। देख लेना, ब्रह्मदेव, आस और प्रजापत्य, और चार प्रकार के विवाह, असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस। ये सब कैसे विवाह हैं? देखो, असुर, पैशाच, राक्षस, गंधर्व सब किस कैटेगरी में है? राक्षस वाली कैटेगरी में। तो ये सब कैसे विवाह हैं? ये निंदनीय विवाह है, जिनको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। खुद डीप कॉन्सेप्ट के लिए, हिस्ट्री के डीप कॉन्सेप्ट के लिए, इतिहास के जानकारियों के लिए जुड़ना, लेकिन और बाकी लोगों को भी जोड़ना। लेकिन मेरा कहना यह है, कुछ लोगों के कमेंट आए थे जब हमने देखा था, अभी लास्ट सेशन किया था, 16 संस्कार देखे थे या फिर कुछ और इतिहास के गड़े मुर्दों वाली सीरीज में हमने किसी और चीज को देखा था, तो उसमें कुछ कमेंट आने लगे कि ये ऐसा नहीं था। तो हम इसको धर्म के नजरिए से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। हम इसको इतिहास के नजरिए से जोड़कर देख रहे हैं। इतिहास में जो इतिहासकारों के द्वारा माना गया है, जो हमारी एनसीईआरटी मानती है, जो हमारा एक पाठ्यक्रम मानता है, हम उस नजरिए से देख रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं धर्म के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, जातियों के हिसाब से इसको नहीं बांट रहा हूँ। जो जैसा बताया गया, अपने अकॉर्डिंग नहीं बांट रहा हूँ, जो जैसा बताया गया है वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और सेशन के साथ, किसी और मुद्दे पर डिस्कस करते हुए। अभी ये छोटा सा ही सेशन। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।